And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss CCS Conduct Rules 1964. It is third bumper MCQ. 15 MCQs I will discuss, and in this part also you can get Rule 11. It is related to the communication of official information. So I will discuss everything, and definitely this session would be interesting one. So my friends, you must have patience. You must go through the video till the end. So definitely you can get so many informations. Please like my channel, share my channel, and subscribe my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So my friends, today it is the third part. Already two parts already I have discussed. It is the third bumper MCQ, 15 MCQs, and also Rule 11 I will discuss. So you see, question number 1. In a case of permission to a tenure officer to join an educational course, the completion of which would require the extension of tenure of the officer concerned to come up for consideration, who should be consulted before the permission is granted. यहाँ पर दिया है कि tenure officer, you know, the officer who work for certain tenure for fixed period of time, like 3 years की 4 years, जो भी tenure होगा, और उसमें वो एजुकेशनल कोर्स के लिए वो ज्वाइन करता है, और उसका कोर्स कंप्लीशन होने के बाद उसका जो टेन्योर था, जो पीरियड था, वो चाहता है कि वो पीरियड थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि उसी पीरियड में ही और सी परस्यूड एजुकेशनल कोर्स. तो इसमें किसका परमिशन चाहिए, ये क्वेश्चन है. हु शुड बी कंसल्टेड, हु शुड बी कंसल्टेड बिफोर द परमिशन इज ग्रांटेड. समझ में आया? तो 4 ऑप्शंस आर देयर. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यदि कोई टेन्योर ऑफिसर सर्टन पीरियड के लिए पोस्ट में है और उसी पीरियड में वो कोई एजुकेशनल कोर्स को परस्यू करता है, और उसके बाद वो जो टेन्योर था, जो पीरियड था, वो चाहता है कि थोड़ा एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि उसी पीरियड में कुछ पार्ट को वो यूज किया एजुकेशनल कोर्स के लिए. तो हु शुड बी कंसल्टेड बिफोर द परमिशन इज ग्रांटेड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, DAPR. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. चलो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मैं करेक्ट को अंडरलाइन किया. यहाँ पर स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए, उसमें हम करेक्ट स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करेंगे. द कंप्लेंट्स कमिटी अपॉइंटेड विथ रिगार्ड टू कंप्लेंट्स ऑन सेक्सुअल हरासमेंट केस विल हैव द पावर्स टू रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर. सो एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी कंप्लेंट कमिटी है. जो कंप्लेंट कमिटी का काम है बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर इंक्वायरी करना, ठीक है, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इंक्वायरी रिपोर्ट भेजना, नहीं कि. तो यहाँ पर ये कंप्लेंट कमिटी के पास पावर होता है, वो रिकमेंड करते हैं एम्प्लॉयर को. तो 4 स्टेटमेंट्स है. टू ट्रांसफर द अग्रीव्ड वुमेन और द चार्ज ऑफिसर टू एनी अदर वर्क प्लेस, वो रिकमेंड कर सकते हैं, ये करेक्ट है. जो कंप्लेंट कमिटी हैज पावर टू रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर for the transfer of aggrieved woman or the charged officer.
वो रिकमेंड करेंगे एम्प्लॉयर को कि अग्रीव्ड वोमेन जो एक्सप्लॉइटेड वोमेन एम्प्लॉय है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और अदरवाइज चार्ज्ड ऑफिसर जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आइदर एग्रीव्ड वोमेन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए और चार्ज ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जैसे ट्रांसपेरेंटली एक्चुअली वो इंक्वायरी हो सकता है, वो रिकमेंड कर सकते हैं, ये करेक्ट है। टू ग्रांट लीव टू द एग्रीव्ड वोमेन, तो ये जो लीव है 90 डेज़ के लिए, यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कंप्लेंट कमेटी के पास पावर है वो एग्रीव्ड वोमेन को वो 90 डेज लीव दे सकते हैं, और वो 90 डेज लीव जो देंगे वो एक्चुअली वो लीव से डेबिट नहीं होगा। ये 90 डेज जो लीव ड्यू है उससे डेबिट नहीं होगा। तो ये 90 डेज आप याद रखिए, उसके पास पावर है कंप्लेंट कमेटी के पास, वो 90 डेज लीव दे सकते हैं एग्रीव्ड वोमेन को। टू ग्रांट सच रिलीफ टू द एग्रीव्ड वोमेन आज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी रिलीफ देना है एग्रीव्ड वोमेन को वो दे सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। टू डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी और वेजेस ऑफ द चार्ज ऑफिसर सच सम आज इट में कंसिडर अप्रोप्रिएट टू बी पेड टू द एग्रीव्ड वोमेन, ये भी हो सकता है, वो रिकमेंड कर सकते हैं कि जो चार्ज ऑफिसर है उसका सैलरी से कुछ अमाउंट को डिडक्ट किया जाए, अप्रोप्रिएट अमाउंट को डिडक्ट करके एग्रीव्ड वोमेन को दिया जाए कंपेंसेशन के आकार में। तो ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट 4 स्टेटमेंट से चारों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट पूछा है। तो मेरा जो आंसर है ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट। चारों स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिए, चारों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ए कंप्लेंट कमिटी constituted for redressal of complaint made by the victim of sexual harassment should, even though there is no live case, meet to review the preparedness to fulfill all requirements of the Visakha judgment in the department or ministry or organization once। जो कंप्लेंट कमिटी का जो मेन फंक्शन है, हाउ टू रिड्रेस द कंप्लेंट as soon as possible, कैसे कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाए, ओके, एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द विक्टिम। सपोज अभी कुछ लाइव केस नहीं है फिर भी रिव्यू मीटिंग होता है, लाइव केस नहीं है, जो विशाखा जजमेंट है उसके आकार में क्या है कि उसको रिव्यू करना चाहिए, मीट टू रिव्यू द प्रिपेयर्डनेस टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। अभी लाइव केस नहीं है फिर भी कंप्लेंट कमिटी शुड रिव्यू and always must be prepared to fulfill all requirements according to the Visakha judgment in the department, ministry or organization once a month, annually, a quarter, half yearly। तो जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है, एक क्वार्टर। तो क्वार्टरली रिव्यू होगा, लाइव केस नहीं है, क्वार्टरली रिव्यू होगा। कंप्लेंट कमिटी मस्ट रिव्यू एवरीथिंग क्वार्टरली। सपोज कोई लाइव केस नहीं है फिर भी रिव्यू होगा, और बेसिकली ईच एंड एवरी टाइम दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू विशाखा जजमेंट इन द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन वंस ए क्वार्टर। तो रिव्यू मीटिंग आपको याद रखना है कि इन एवरी क्वार्टर द कंप्लेंट कमिटी मस्ट रिव्यू द केस। यदि लाइव केस नहीं है फिर भी रिव्यू मीटिंग होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 4, the complaint committee established in each ministry or department or office for inquiring into complaints of sexual harassment shall be deemed to be the, जो complaint committee है in each every ministry, department or in every office, complaint committee is there to redress the sexual harassment related cases। तो जो complaint committee है वो बेसिकली यहाँ पर 4 ऑप्शंस देख लेंगे। प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, नो गलत है। इंक्वायरिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये यही होगा आंसर। एजीएस ऑफ द विक्टिम, नो। प्रिलिमिनरी लेवल इंक्वायरी अथॉरिटी दैट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो कंप्लेंट कमिटी जो है उसका हेड होता है, तो जो सीनियर मोस्ट लेवल वोमेन एम्प्लॉई है
द सीनियर मोस्ट लेवल वोमेन एम्प्लॉय कंप्लेंट कमिटी का हेड होता है और वही इंक्वायरी अथॉरिटी है। ओके, जैसे इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट देता है अदर केस में, जैसे क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील में हम जानते थे कि बेसिकली इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और यहाँ पर जो ईच एवरी ऑफिस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो कंप्लेंट कमिटी है उसका जो हेड होगा सीनियर मोस्ट लेवल वोमेन एम्प्लॉय होगा और वही इंक्वायरी अथॉरिटी होगा, और हम मान लेंगे कि वही इंक्वायरी अथॉरिटी है अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी of any undue pressure or influence from senior levels, a complaint committee with respect to sexual harassment cases should involve a third party। इसमें क्या है, जो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर जो इंक्वायरी चल रहा है उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस डाला नहीं जाएगा, कोई प्रेशर डाला नहीं जाएगा, इसके लिए एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है नॉट लेस देन सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज ओनली, आइदर एनजीओ और अदर बॉडी हु इज फैमिलियर विद द इश्यू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, नॉट लेस देन हाई कोर्ट रिटायर्ड जज ओनली, नॉट लेस देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिटायर्ड जज ओनली। यहाँ पर जो ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर है। जो थर्ड पार्टी होगा वो एनजीओ से एक मेंबर होगा और एक बॉडी से मेंबर होगा जो सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर फैमिलियर है, आइदर एनजीओ और अदर बॉडी हु इज फैमिलियर विद द इश्यू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो जो कंप्लेंट कमिटी होता है बेसिकली जो ऑफिस का जो सीनियर मोस्ट लेवल वोमेन एम्प्लॉय है वो हेड है, और नेक्स्ट 2 एम्प्लॉयज है, 2 एम्प्लॉयज, और नेक्स्ट है 1 मेंबर, एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अपॉइंटेड फ्रॉम द एनजीओ और एनी अदर बॉडी हु इज फैमिलियर विद द इश्यू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट एक ये हेड हो गया जो ऑफिस का जो डिपार्टमेंट का सीनियर मोस्ट लेवल वोमेन एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉयज हो गए और एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सो दैट नो वन कैन इन्फ्लुएंस द बेसिकली इंक्वायरी कमिटी और नो वन कैन प्रेशराइज द इंक्वायरी कमिटी, इसलिए थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली ए मेंबर फ्रॉम द एनजीओ और एनी बॉडी हु इज फैमिलियर विद द सेक्सुअल हरासमेंट। तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स, तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स, उसका 50% फीमेल मेंबर्स होते हैं, 50% फीमेल मेंबर्स, राइट। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स और ओके 50% क्या होना चाहिए, फीमेल मेंबर्स होना चाहिए। ओके, 50% ऑफ द मेंबर्स शुड बी फीमेल वन। ये हो गया क्लियर, और कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स टू बी ऑब्जर्व्ड टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन। तो यहाँ पर दिया है ओनली ए वोमेन शुड हेड द कंप्लेंट कमिटी। मैं बता चुका हूँ, जो सीनियर मोस्ट वोमेन एम्प्लॉय है, सीनियर मोस्ट, वो हेड होता है, कंप्लेंट कमिटी का हेड होता है, करेक्ट है। द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट शुड हैव द ऑप्शन टू सीक ट्रांसफर ऑफ द परपेट्रेटर और देयर ओन ट्रांसफर। तो जो विक्टिम है उसके पास ऑप्शन है, चाहे वो चाहेगा मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जो परपेट्रेटर है, जो चार्ज ऑफिसर है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये विक्टिम के पास पावर है। द विक्टिम हरसेल्फ एक्चुअली टोल्ड टू हर, इट मीन्स अप्रोच्ड फॉर हर ट्रांसफ़र और अप्रोच्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द परपेट्रेटर। ये करेक्ट है। द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट शुड हैव द ऑप्शन टू सीक ट्रांसफ़र ऑफ द परपेट्रेटर ओनली। नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है। द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट शुड हैव द ऑप्शन टू सीक ट्रांसफर ऑफ देयर ओन ट्रांसफर ओनली। तो उसके पास जो है मेनली फास्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये तो है, फास्ट स्टेटमेंट तो क्लियर है, जो सीनियर मोस्ट वोमेन एम्प्लॉय है वही कंप्लेंट कमिटी का हेड है, और सेकेंड वन है जो विक्टिम्स है, जो अग्रीव्ड वोमेन एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉय है, उसके पास ऑप्शन है, चाहे वो खुद का ट्रांसफ़र करने के लिए अप्रोच करे कंप्लेंट कमिटी को, और जो परपेट्रेटर है, जो चार्ज ऑफिसर है, वो अप्रोच करेगा कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उसके पास एक्चुअली जो विक्टिम है, जो अग्रीव्ड वोमेन एम्प्लॉय है, उसके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, चाहे वो बोलेगा कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जो परपेट्रेटर है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, as per guidelines and norms to be observed to prevent sexual harassment of working women, a complaint committee should be headed by a woman and the woman members should not be less than, मैं अभी बताया था एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट 4 मेंबर्स। एक हेड हो गया जो सीनियर मोस्ट वोमेन एम्प्लॉय है, वो हेड हो गया। 2 एम्प्लॉइज, ओके, 2 एम्प्लॉइज चूजन फ्रॉम द डिपार्टमेंट और ऑफिस प्लस 1 मेंबर, ओके, अपॉइंटेड फ्रॉम एनजीओ और एनी अदर बॉडी हु इज फैमिलियर विद द सेक्सुअल हरासमेंट, ओके। और ये जो मेंबर है अभी डिस्कस किया था, जो एनजीओ और बॉडी से जो मेंबर को चूज किया जाएगा, तो क्यों किया जाएगा थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि कंप्लेंट कमेटी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस डाला नहीं जाएगा, उसको प्रेशर नहीं किया जाएगा। तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स जो होते हैं उसमें 50% फीमेल मेंबर्स होना चाहिए, 50% फीमेल मेंबर्स, तो वही हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाफ ऑफ इट इज टोटल मेंबर्स, जो वोमेन मेंबर्स है वो हाफ ऑफ इट इज टोटल मेंबर्स, तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 4 मेंबर्स, और उसके बाद ज़्यादा हो सकते हैं, मगर मिनिमम 4 मेंबर्स, और जितना भी मेंबर होंगे उसका 50% वोमेन मेंबर्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आज पर द रूल्स extant except on special occasions such as tournaments, no indoor games should be played in the office buildings after 4 option 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, यदि कोई ऐसा टूर्नामेंट चल रहा है तो वो बियॉन्ड 7 PM वो कंटिन्यू होगा, मगर एज यूजुअल मैनर 7 PM के बाद कोई इंडोर गेम्स नहीं होगा ऑफिशियल कैंपस में, ठीक है। नो इंडोर गेम्स शुड बी प्लेड इन द ऑफिस बिल्डिंग्स आफ्टर 7 PM नॉर्मली। यदि कोई टूर्नामेंट चल रहा है वो कंटिन्यू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following activities by government servants are considered as good and sufficient reasons for taking disciplinary action? यहाँ पर देखेंगे ऐसा कौन सा एक्टिविटीज है जिसमें सफिशिएंट रीजन्स रहेगा और गुड रीजन्स रहेगा डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करने के लिए। पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन प्रोजलिटाइजेशन, इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। प्रोजलिटाइजेशन क्या है? जो कास्ट चेंज, जो रिलीजियन को चेंज कर दिया जाता है, ओके, जस्ट इन्फ्लुएंस द पीपल एंड चेंज देयर रिलीजियन, तो ये तो ठीक नहीं है, ठीक है। ये इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। जॉइंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन आप नहीं दे सकते, सिंग इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हो, कभी भी आप जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। जॉइंट रिप्रेजेंटेशन देना है तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रॉपर डेकोरम बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यूरिंग द लॉन्च ब्रेक, इसके लिए जो मिनिमम डेकोरम हो, जो लॉन्च ब्रेक में आप डेकोरम को ब्रेकअप नहीं कर सकते। जैसे लॉन्च ब्रेक में आप ऑफिशियल कैंपस में कार्ड खेल रहे हो, तो कार्ड के लिए रिक्रिएशन क्लब, आपका जो रिक्रिएशन प्लेस है वहाँ पर आप खेल सकते हो। ऑफिशियल कैंपस इनसाइड में आप खेलोगे कि बाहर खेलोगे कि लॉन में खेलोगे, ऐसा नहीं है। ये डेकोरम का बाहर है। जो रिक्रिएशन है आपका ऑफिस के अंदर, जो रिक्रिएशन क्लब है उसके अंदर आप खेल सकते हो, तो वही है। तो ये चारों जो है 4 ऑप्शंस केस में डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा, चाहे प्रोजलिटाइजेशन, चाहे अनटचेबिलिटी, चाहे जॉइंट रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, मिलकर दे रहे हो, आप इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जॉइंट रिप्रेजेंटेशन मीन्स डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, और आप प्रॉपर डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे हो लॉन्च टाइम में, तो ये चारों केस में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पीरियड within which the public body has to acknowledge and second statement reply to each communication received from the members of parliament? आपको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से कुछ रिप्लाई मिलता है, आप उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो जब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनसे कुछ आपको रिप्लाई मिल रहा है,
तो जिस डेट में मिलेगा उससे 15 दिन के अंदर आप उनको एक्नॉलेजमेंट भेजना है। जब आपको रिप्लाई आप रिसीव करोगे, जिस डेट में रिसीव करोगे उससे 15 डेज के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट भेजना है। और जिस डेट में आप एक्नॉलेजमेंट भेजोगे, जिस डेट में, उससे 15 डेज के अंदर आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, फर्स्ट आप एक्नॉलेजमेंट भेजोगे कि आप जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, आप जो रिप्लाई चाहते हो हम उसको रिसीव किया, तो इसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा। तो जब आप रिसीव कर रहे हो, इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, उसी से 15 डेज के अंदर एक्नॉलेजमेंट भेजना है। और जिस डेट में आप एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो उससे 15 डेज के अंदर आपको रिप्लाई देना है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन अभी चलेंगे। आज मैं बोला था कि जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का रूल 11 हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अप टू रूल 10 हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टू बम्पर एमसीक्यू आप देख लीजिए, बम्पर एमसीक्यू 1 एंड बम्पर एमसीक्यू 2। इसमें हम रूल 11 को डिस्कस करेंगे, रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कम्युनिकेट। फर्स्ट आप रूल 11 में क्या है आपको रिमेंबर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो क्वेश्चन रूल के ऊपर पूछ लेता है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कम्युनिकेट द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ये तो कॉमन है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यू शुड नॉट रिवील द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, दिस सीक्रेट वन। ओके, विथ अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की एनी अदर नॉन ऑफिशियल पीपल, आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते। Every government servant shall, in performance of his duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the Right to Information Act 2005, Rule 22 of 2005। आपको याद रखना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। आज पब्लिक ऑफिसर, तो आपको वहाँ पर ड्यूटी के हिसाब से इन्फॉर्मेशन देना है। जो भी जिस चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, आज पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इसको अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो सेक्शन 22 है आरटीआई एक्ट 2005 का, जो 22 सेक्शन 22 में क्लियरली मेंशन है कि आज पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यू कैन गिव द इन्फॉर्मेशन टू द पर्सन हु हैज अप्लाइड आरटीआई, राइट। चलो नेक्स्ट वन, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। Rule 11 lays down that a government servant may not communicate directly to other government servants or to non-official persons or to press any documents or information which may have come into his possession in the course of his public duties। Rule 11 ये बोल रहा है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है अदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ शेयर नहीं करेगा। यू शुड नॉट शेयर एनी ऑफिशियल मैटर, any official document with other government servants, with non-official persons, or you should not disclose any official information to the press। कोई भी डॉक्यूमेंट आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पोजेशन में है। और आपको जब तक आप आज ड्यूटी ऑफिसर आप कर सकते हो। ड्यूटी ऑफिसर में सपोज आपके पास राइट है, आप प्रेस रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हो, और अदरवाइज आप जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आप शेयर नहीं कर सकते विथ अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, विथ नॉन ऑफिशियल्स, टू द प्रेस। ठीक है, रिटेंशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन हिज पर्सनल कस्टडी फॉर यूज इन फर्दरेंस ऑफ हिज पर्सनल इंटरेस्ट कंस्टिट्यूट्स एन ऑफेंस। सपोज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप उसको आपका पर्सनल आपका कस्टडी में है, आज गवर्नमेंट ऑफिसर आपका कस्टडी में है, मगर आप उसको आपका पर्सनल कस्टडी में रखकर आपका कुछ इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हो, तो ये आप रूल को ब्रीच कर रहे हो। और अंडर सेक्शन 5, इसको अंडरलाइन कर दिया, अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 आपके ऊपर कार्रवाई होगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, मगर आपका उसको आप पर्सनल कस्टडी में रख के आपका इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हो, तो आप बेसिकली ब्रीच कर रहे हो, यू ब्रेकअप द रूल। तो इस केस में क्या होगा, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 है,
उसका जो सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन है, आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपका पोजीशन में है, आप उसको पर्सनल कस्टडी में रख के कोई पर्सनल इंटरेस्ट को आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकते, राइट। चलो नेक्स्ट वन, while communicating the adverse remarks to the government servant concerned, the identity of the superior officer making such remarks should not normally disclosed. अपार जैसे एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो आपका एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता है, उसमें आपको एक स्कोर मिलता है। सपोज ये आपका अपार में आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी अपार में जो आपको ग्रेडिंग दे रहा है उसमें वो कुछ एडवर्स रिमार्क दे दिए, ठीक है। एडवर्स रिमार्क देने से जो सुपीरियर ऑफिसर उसका आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, रूल ये है, वही दिया है। वाइल कम्युनिकेटिंग द एडवर्स रिमार्क्स टू द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न, द आइडेंटिटी ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर मेकिंग सच रिमार्क्स शुड नॉट नॉर्मली डिस्क्लोज्ड। वो डिस्क्लोज नहीं होगा कि कौन सा सुपीरियर ऑफिसर वो आपको एडवर्स रिमार्क दिया, वो उसका नेम को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। मैनुअल ऑफिस प्रोसीजर का कुछ है, अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, इसमें देखेंगे अनलेस ऑथराइज्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स नो ऑफिशियल विल कम्युनिकेट टू अनदर ऑफिशियल और ए नॉन ऑफिशियल एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट विच हैज कम इनटू हिज पोजीशन इन द कोर्स ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो अभी मैं आपको बताया, तो ऐसा कोई जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स नहीं है, तो आपके पास जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप कोई भी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ शेयर नहीं कर सकते, कोई नॉन ऑफिशियल के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीक्रेट है, राइट। अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेस, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू द प्रेस and other news media, that is to say radio and television, will normally be communicated through the press information bureau. जो PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके द्वारा कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन प्रेस को जाएगा नॉर्मली। एनी इंफॉर्मेशन गो टू द प्रेस थ्रू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, राइट। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ओनली मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड, ओनली मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज उनके पास पावर है कि वो इट मीन्स प्रेस रिप्रेजेंटेटिव को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं दे सकता। और सपोज मिनिस्टर ने कोई ऑफिसर्स को चूज किया कि ऑनरेबल सेक्रेटरीज ने कोई ऑफिसर को चूज किया, तो कोई ऑफिसर को चूज किया मीन्स वो ऑफिसर प्रेस रिप्रेजेंटेटिव को इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ओनली मिनिस्टर, सेक्रेटरीज and other officers specially authorized in this behalf may give information or be accessible to the representatives of the press। समझ में आ रहा है। तो ऑनरेबल मिनिस्टर के पास पावर है कंसर्न डिपार्टमेंट का, ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट उनके पास पावर है, और वो यदि कोई ऑफिसर को चूज करते हैं उसके पास पावर है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वो प्रेस रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हैं। उसके अलावा यदि एनी अदर ऑफिशियल इफ अप्रोच्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेस, यदि अदर कोई ऑफिशियल्स को जो प्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है वो अप्रोच करता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो किसको इंडिकेट करेंगे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को इंडिकेट करेंगे कि आप जाइए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो पावर किसके पास है, ओनली मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, और इफ दे चूज एनी ऑफिसर, so it means they can contact with the representatives of the press and disclose the information। otherwise आपके पास वो पावर नहीं है, आपको कोई प्रेस का रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ कांटेक्ट करता है तो आप उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आप ये इन्फॉर्मेशन PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से लीजिए, क्योंकि मेरे पास वो ऑथराइज पावर नहीं है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन, whenever it is proposed to release an official information to the press or to hold a press conference, press briefing, or to give publicity to an official report, resolution or any other publication, the department concerned will consult the accredited information officer in advance। सपोज कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को रिलीज करना है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रेस को देना है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, प्रेस ब्रीफिंग करना है, और कोई ऑफिशियल रिपोर्ट को पब्लिश करना है, और कोई ऐसा कुछ रिजोल्यूशन है, और अदर कोई पब्लिकेशन ऑफिशियल पब्लिकेशन है, तो आपको जो अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन एडवांस मैनर में आप अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ कंसल्ट करना है। द अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल मीट द ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो समय समय क्या करेगा, ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट करेगा, और वो जो भी इंफॉर्मेशन वर्दी होगा उसका वो पब्लिश करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हॉप पॉइंट आ जाता है अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब चाहे प्रेस ब्रीफिंग हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन रिलीज करना चाहते हो, तो आपको इन एडवांस किसके साथ कंसल्ट करना है, अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और वो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को मीट करेगा टाइम टू टाइम, और जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वर्दी है, वैल्यूएबल है, वो उसको पब्लिश करेगा। राइट, चलो नेक्स्ट वन, प्राइवेट करेस्पॉन्डेंस विथ फॉरेन एम्बासीज शुड बी अवॉइडेड। ऐसा कोई प्राइवेट करेस्पॉन्डेंस आप फॉरेन एम्बासीज के साथ नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। फर्निशिंग रूटीन और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन टू रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन एंड यूनियन इज परमिसिबल। कोई ऐसा रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, यूनियन है, जिसको कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप दे सकते हो। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन, यूनियन को आप दे सकते हो, वो परमिसिबल है। कोटेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन हिज रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉम एनी लेटर, circular or memorandum or from the notes from any file to which he is not authorized to keep in his personal capacity or for personal purpose shall amount to unauthorized communication of information। आपको यहाँ पर क्या है, सपोज कोई रिलेटेड टू द सर्विस मैटर आपको कोटेशन देना है, रिप्रेजेंटेशन देना है, अनऑथराइज्डली आप कोई लेटर है कि कोई सर्कुलर है, कोई मेमोरेंडम है, आप उससे नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा कुछ फाइनल ऑर्डर, दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू कोटेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर्स पास्ड। एंड कोई फाइनल ऑर्डर पास हुआ है, कोई पर्टिकुलर सर्विस मैटर में फाइनल ऑर्डर को अंडरलाइन कर दिया, फाइनल ऑर्डर पास हुआ है, तो उससे रिलेटेड मैटर आ जाता है आपके लिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर मैटर में ऑलरेडी फाइनल ऑर्डर आ चुका है ऑलरेडी, तो वो फाइनल उसी मैटर के ऊपर आप कोटेशन देना चाहते हो, आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो आप वो फाइनल ऑर्डर को फॉलो अप करके आप कोटेशन दे सकते हो। मगर अभी ऐसा कुछ मैटर के ऊपर फाइनल ऑर्डर नहीं है, आप कोई फाइल से ले लिया, कोई कंटेंट, कोई मेमोरेंडम से ले लिया, कोई सर्कुलर से लेके आप रिप्रेजेंटेशन की कोटेशन दे रहे हो, तो वो आप कंडक्ट रूल को ब्रीच कर रहे हो। तो कोई ऐसा कुछ फाइनल ऑर्डर आया है, चाहे कोर्ट से कि कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, आप उसी तरीके का मैटर आपके लिए है, और वो फाइनल ऑर्डर को लेके आप कोटेशन दे सकते हो, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। मगर अनऑथराइजली आप कोई सर्कुलर मेमोरेंडम और लेटर से इट मीन्स कोई चीज को आप स्टोलन करके आप ऐसा कोई कोटेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। ठीक है। रिप्रोडक्शन मैटर में रिप्रोडक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, पोजीशन अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1914, इसको याद रखिए, इंडियन कॉपीराइट एक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 1914। कॉपीराइट एक्ट में क्या है, आप प्रतिलिपि कर सकते हो। क्या क्या प्रतिलिपि आप कर सकते हो कि जनरल परमिशन मिलता है, एनी मैटर व्हिच हैज अपीयर्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट जो गेजेट है, ये जो रूल्स रेगुलेशंस, जो सर्विस रूल्स रेगुलेशंस है, तो उसके ऊपर गेजेट आता है, नहीं कि चाहे पेंशन हो, कि एनपीएस हो, चाहे कंडक्ट हो, कि चाहे क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील हो, चाहे एलटीसी हो, चाहे लीव रूल्स हो, उसके ऊपर गेजेट आता है, तो आप उसका प्रतिलिपि कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिप्रोड्यूस कर सकते हो। मगर एक्सेप्ट कोई सेंट्रल एक्ट को आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और मैटर नॉट फास्ट पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फास्ट उसको कोई मैटर को पब्लिश नहीं किया है, तो आप उसको रिप्रोड्यूस प्रतिलिपि नहीं कर सकते। गेजेट को कर सकते हो, गेजेट ऑफ इंडिया को आप प्रतिलिपि कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, मगर कोई सेंट्रल एक्ट है उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट उसको पब्लिश करना चाहिए, मगर वो मैटर को पब्लिश नहीं किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट वन क्या है, एक्ट्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दीज आर रिप्रोड्यूस्ड। जो भी इंडियन लेजिस्लेचर का जो एक्ट है, कि पार्लियामेंट का जो एक्ट है, उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसा कुछ कमेंटरीज है, उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, उसका
प्रतिलिपि उसको देख के आप थोड़ा उसको अच्छा तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन, कोई वर्नाकुलर ट्रांसलेशंस, कोई एक्ट्स है कि बिल्स है ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट का कोई बिल है, कोई एक्ट है, आप उसको आपका लैंग्वेज जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है उसमें आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है। परमिशन टू रिप्रोड्यूस अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस विल बी गिवन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसके अलावा जो 2 में देखिए, परमिशन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपको परमिशन चाहिए। जैसे आपको सपोज आप कुछ ऐसा चीज़ रिप्रोड्यूस करना चाहते हो जो रिलेटेड क्या है, application for permission should be forwarded to the surveyor in the case maps, charts, plans, other documents published by or on behalf of the Survey of India। तो इस केस में आप इसी रिलेटेड में कुछ रिप्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप किनका परमिशन लेना चाहिए, सर्वेयर जनरल का परमिशन लेना चाहिए। और अदर केस में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनका परमिशन चाहिए। आप कुछ चीज़ को रिप्रोड्यूस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनका परमिशन चाहिए। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉपीराइट एक्ट 1914 में उसको थोड़ा रिमेंबर कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप डिटेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू CCS कंडक्ट रूल्स 1964, departments to ensure that members of parliament or state legislatures of the area are invariably invited to public functions organized by a government office। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिस स्पेसिफिक एरिया में कोई गवर्नमेंट ऑफिस कोई पब्लिक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को वो इनवाइट करेंगे। कोई ऐसा पब्लिक फंक्शन हो रहा है और पब्लिक फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिस, आपको इनवाइट करना है। ओके, ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और ऑनरेबल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको करना ही तो करेक्ट है। लेटर्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट बी प्रॉम्प्टली एक्नॉलेज। मैं अभी बताया था, ऐसा कुछ लेटर आ रहा है, जिस डेट में आप लेटर रिसीव कर रहे हो तो उससे 15 डेज के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट भेजना है, और जिस डेट में आप एक्नॉलेजमेंट भेजोगे, जिस डेट में, उससे 15 डेज के अंदर आपको रिप्लाई देना है। तो ये भी करेक्ट है। एन ऑफिसर शुड राइज टू रिसीव एंड सी ऑफ ए पार्लियामेंट मेंबर विजिटिंग हिम। कोई पार्लियामेंट मेंबर वो विजिट कर रहे हैं आपका ऑफिस को, तो आप उनको रिसीव करना है, और वो जब एग्जिट कर रहे हैं, वो जब जा रहे हैं, तो आप भी उनके साथ जाना है, उनको ऑफिस के बाहर जाना है उनको छोड़ने के लिए। सी ऑफ ए पार्लियामेंट मेंबर विजिटिंग हिम, ये भी करेक्ट है। Information or statistics relating to matters of local importance must be furnished to MP and MLAs when asked for। जब ऑनरेबल MP और ऑनरेबल MLAs उनको कुछ लोकल इम्पोर्टेंस के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको देना है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो इनकरेक्ट पूछा है तो नॉन ऑफ दीज होगा आंसर, ऑप्शन डी। इसमें चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। वो पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हिच पार्ट ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964 द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इज रिप्रोड्यूस्ड। इसको याद रखना है, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इज रिप्रोड्यूस्ड। ऑप्शन रूल 12 अपेंडिक्स IV, अपेंडिक्स III, अपेंडिक्स II। तो इसमें आप याद रखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वो क्वेश्चन पूछा है इन व्हिच पार्ट ऑफ Central Civil Services Conduct Rules 1964 the Prevention of Corruption Act 1988 is reproduced। it is appendix 4th part है। ओके, अपेंडिक्स IV में है, राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन को हम डिटेक्ट करेंगे। द फॉलोइंग एक्ट शैल अमाउंट टू यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। आप इलेक्शन रिलेटेड है तो रूल 5 में है, CCS कंडक्ट रूल्स 1964 का रूल 5 देखिए, रिलेटेड टू द इलेक्शन है। अच्छा, इनकरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। द फॉलोइंग एक्ट साल, क्वेश्चन अच्छे से देखिए, द फॉलोइंग एक्ट साल अमाउंट टू यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस। जो गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इन्फ्लुएंस है इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, कन्वर्सिंग इन सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो वो एक इन्फ्लुएंस हो गया,
ठीक है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, मीन्स वो आप क्या इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। यूजिंग इज राइट टू वोट, आपके पास वोट देने के लिए राइट है, मगर गिव इंडिकेशन ऑफ द मैनर इन विच ही हैज वोटेड, तो आप इंडिकेट कर रहे हो, ये नहीं है, ये आपके पास पावर नहीं है। आप वोट दे सकते हो, मगर आप इंडिकेट कर रहे हो कि इसी पार्टी को दो, कि इसी आदमी को दो वोट, कि इसी सिंबल को दो वोट, तो ये ठीक नहीं है, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो इलेक्शन को, ये भी हो जाएगा। यूजिंग इज राइट टू वोट टू ए पर्टिकुलर पार्टी, नहीं, पर्टिकुलर पार्टी को आप वोट दे सकते हो, ऐसा आपका राइट है, तो इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यही है इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें ये इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे रहे हो, आप कैसे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया, ये नहीं है। डिस्प्ले ऑन हिज पर्सन व्हीकल और रेसिडेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रल सिंबल, आपका जो इलेक्ट्रल सिंबल है आप डिस्प्ले कर रहे हो, आपका खुद का सपोज 60 के ऊपर वो सिंबल आप लगा दिया, कि व्हीकल्स के ऊपर लगा दिया, कि आप रेसिडेंस में वो सिंबल लगा दिया, वो तो आप इन्फ्लुएंस किया इलेक्शन को, आप नहीं कर सकते, मगर आप किया, तो इट मीन्स आप इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बिट सी है, उसमें आप इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अदर केस में आप इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ए गवर्नमेंट सर्वेंट में ओन होली और इन पार्ट और कंडक्ट और पार्टिसिपेट इन द एडिटिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर और अदर पीरियोडिकल पब्लिकेशंस एंड व्हाइल डूइंग सो। आप सीसीएस कंडक्ट रूल्स रूल 8 देखिए, रिलेटेड टू द मीडिया है, नहीं कि आप देखिए मेरा प्रीवियस 2 वीडियोज़ आप देखिए, और आप सेकेंड पार्ट देखिए, बम्पर MCQ 2 में क्लियरली रूल 8 के ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो इसमें आप गवर्नमेंट सर्वेंट में ओन होली और इन ए पार्ट और कंडक्ट और पार्टिसिपेट इन एडिट, आप कोई न्यूज़पेपर का एडिटिंग करना चाहते हो, उसको मैनेज करना चाहते हो, और कुछ पीरियोडिकल पब्लिकेशंस को आप पब्लिश करना चाहते हो, तो इसके लिए परमिशन का ज़रूरत है। हाँ, आज ऑफिशियल ड्यूटी आप कर सकते हो, मगर ऐसा कुछ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, आपका पर्सनल है। आप कोई न्यूज़पेपर एडिटिंग करना चाहते हो, आप कोई सपोज न्यूज़पेपर का जो मैनेज करना चाहते हो, उसका मैनेजमेंट आपके पास है, कि कोई पीरियोडिकल पब्लिकेशंस को आप पब्लिश करना चाहते हो, तो उसके लिए परमिशन का ज़रूरत है। तो यहाँ पर दिया है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये नहीं है, ही शैल ऑब्टेन प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। आपको ये सब करने के लिए पर्सनल है ना, ये तो ऑफिशियल ड्यूटीज रिलेटेड नहीं है। हाँ, ऑफिशियल ड्यूटी, आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, आप कोई पीरियोडिकल पब्लिकेशंस को रिलीज करोगे, आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, आप न्यूज़पेपर एडिटिंग करोगे, आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, आप न्यूज़पेपर को आप मैनेज करोगे, तो वो हो सकता है। और आप पर्सनल के लिए आप कर रहे हो, मीन्स आपको परमिशन का जरूरत है। ही शैल ऑब्टेन प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यही होगा करेक्ट आंसर। सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट एनी वे कंसर्न, नो इन्फॉर्मेशन ऑफ सच एक्ट टू द गवर्नमेंट इज ओनली रिक्वायर्ड, नो इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको परमिशन लेना चाहिए। आपको आप अप्रोच करोगे और परमिशन आपको 30 डेज के अंदर, यहाँ पर याद रखिए, आप इट मीन्स गवर्नमेंट को परमिशन के लिए मांगोगे, 30 डेज के अंदर आपको परमिशन नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया। तो ये याद रखिए, कोई पर्सनल मैटर में आप कुछ पब्लिश करना चाहते हो, न्यूज़पेपर एडिट करना चाहते हो, तो इस केस में आपका परमिशन चाहिए। तो आप परमिशन मांगा, 30 डेज के अंदर आपको गवर्नमेंट परमिशन देगा। 30 डेज के अंदर आपको परमिशन नहीं दिया, इधर परमिशन देगा कि मना कर देगा, ये सर नो, मगर गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि गवर्नमेंट परमिशन दिया कि नहीं। यदि 30 डेज के अंदर नहीं दे रहा है, ये मान लिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया बियॉन्ड 30 डेज, ये रूल 8 में है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, अकॉर्डिंग टू व्हिच रूल ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और फार्म। आप रूल 4 देख लीजिए, रूल 4 में क्लियरली मेंशन है कि आपका जो ऑफिशियल पोजीशन को आप इन्फ्लुएंस करके आपका कोई फैमिली मेंबर को, ऐसा कोई कंपनी है कि फार्म में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि आपका ऑफिशियल पोजीशन के वजह से आप कोई फार्म के साथ डीलिंग कर रहे हो ऑफिशियल पोजीशन के वजह से, और कोई कंपनी के साथ डील कर रहे हो और उनको आप इन्फ्लुएंस करके आपका कोई फैमिली मेंबर को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे दिया, तो आप वहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, आप कंडक्ट रूल को ब्रीच किया।
तो ये रूल 4 है, ऐसा आप नहीं कर सकते, आप नहीं दे सकते। ये रूल 4 में क्लियरली मेंशन है। आप ऑफिशियल पोजीशन, इट मीन्स थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ योर ऑफिशियल पोजीशन you should not it means give employment of any family member, okay, in the concerned farm or factory। ठीक है, तो ये आज 15 क्वेश्चंस था, रूल 11 तक मैं डिस्कस कर दिया। सो माय फ्रेंड्स, डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला। आप वेट कीजिए मेरा बम्पर MCQ 4 रिलेटेड टू CCS कंडक्ट रूल्स 1964। हम रूल 12 से फिर डिस्कस करेंगे और कुछ MCQs लाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। सो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आगे में। मुझे सपोर्ट करते रहिए और आपको अच्छा मटेरियल मिलता रहेगा। आज इतना ही है। थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।